रोकी माहिर को कार में और बगल में भी जाकर देखा, लेकिन माहिर का कुछ भी पता नहीं चला। अब रोकी ज़्यादा परेशान हो गया, उसे डर लगने लगा था। वो इतना तो जीनियस के टाइम भी नहीं डरा था, जितना आज माहिर के लिए वो घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद रोकी के एक कॉल से वहाँ रोकी के बहुत सारे गार्ड मौजूद थे। कुछ ही देर में सभी गार्ड मिलकर माहिर को बेहोश कुछ दूर झाड़ियों में पाए। रोकी माहिर को देखकर भावुक हो गया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला माहिर अभी भी सांस ले रहा है, तो रोकी के शरीर में जैसे जान आ गई थी। वो तुरंत वहाँ से माहिर को लेकर हॉस्पिटल जाने को बोल वहाँ कुछ गार्ड से उन सभी घायल आदमियों को चेक करने को बोला, क्योंकि वो लोग किसके आदमी थे अभी तक रोकी को समझ नहीं आया था। मुझे पता है वो किसके आदमी है रियांश, आज तूने जो किया है उसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रोकी के गार्ड थोड़ी देर सभी आदमियों को चेक किए और फिर बोले, बॉस पता नहीं चल रहा किसके आदमी हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जितने भी आदमी ढेर पड़े हैं उनके पास मोबाइल तक नहीं है। रोकी उन सभी आदमियों को एक बार देखा, फिर बोला, तुम लोग इन लोगों को ठिकाने लगा दो, बाकी मैं देखता हूँ। रोकी वहाँ से सीधे हॉस्पिटल निकल गया। माहिर को ज़्यादा चोट नहीं थी, थोड़ी चोट थी, बाकी वो बेहोश हो गया था। रोकी माहिर के वार्ड में पहुंचा तो देखा माहिर चुपचाप बेड पर लेटे हुए एकटक सीलिंग को निहार रहा था। रोकी उसके पास आकर बैठ गया। उसको देखकर माहिर, जो कब से खुद को रोक रखा था, रोकी को देखकर उसके गले से लग गया और रोने लगा। भाई, वो लोग अचानक आकर हमला कर दिए, मैं समझ नहीं पाया। रोकी उसे शांत करके बोला, चुप, बिल्कुल शांत हो जाओ, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम बस अपनी शक्ल थोड़ा ठीक करो, कोयल तुमको ऐसे देखकर परेशान हो जाएगी। माहिर रोकी की बात सुनकर खुद को थोड़ा सही किया और रोकी को ध्यान से देखा, जैसे स्कैन कर रहा हो। थोड़ी देर में देखने के बाद ध्यान दिया तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वो बिना कुछ बोले रोकी के हाथ से आस्तीन को हटाकर देखा, जिसमें चोट लगी थी, अभी भी खून निकल रहा था। माहिर तेज से चिल्लाकर नर्स को बुलाया और रोकी को दिखाते हुए उसकी चोट पर पट्टी करने को बोला। रोकी चुपचाप माहिर के इस रिएक्शन को देख रहा था। नर्स उसके इस तरह से बोलने से डरते हुए रोकी के पास पहुंची और उसके हाथ को साफ करके दवा लगाकर पट्टी करने लगी। इस वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। रोकी चुपचाप पट्टी कराने के बाद माहिर के पास बैठ गया और उससे कहा, अपना ध्यान रखना, हो सके तो आज तुम घर मत आना, कोयल तुमको इस तरह से देखकर घबरा जाएगी। माहिर रोकी की बात सुनकर बोला, भाई मैं आज फार्म हाउस चला जाऊंगा, आप घर पर सबका ध्यान रखना। रोकी बोला, तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ गार्ड हायर किया है, वो सब तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन भाई मैं सब हैंडल कर लूँगा। रोकी उसे घूरकर देखा और बोला, अभी कुछ देर देखा मैंने कैसे हैंडल किया तुमने, अब चुपचाप मेरी बात सुनोगे। माहिर रोकी की बात सुनकर शांत हो गया और रोकी माहिर को सब बताकर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। माहिर भी कुछ देर हॉस्पिटल में रहा, फिर रोकी के गार्ड उसे लेकर सही सलामत फार्म हाउस पहुंचा दिए। वहां माहिर अपने रूम में जाकर आराम करने लगा। कोयल का कॉल आने लगा तो वो कॉल लिया नहीं, क्योंकि कोयल को वो परेशान नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ मैसेज किया कि वो ठीक है, ज़रूरी काम से दूसरी जगह आया है। कोयल पहले तो नाराज़ हुई, लेकिन फिर मान गई। रोकी अभी भी कुछ परेशान था, क्योंकि अभी तक ऋषभ से कांटेक्ट नहीं हो पाया था। माहिर तो बच गया, लेकिन कहीं ऋषभ को कोई नुकसान हो गया तो। रोकी ये सब सोचकर अकेले ही निकल गया ऋषभ को बचाने। इधर ऋषभ रोकी के बताई गई जगह पर पहुंच गया था। ये बात रियांश को पता नहीं था। ऋषभ बहुत बारीकी से काम कर रहा था, उसके सभी गार्ड भी बहुत ध्यान से उसके बताए अनुसार ही चल रहे थे। कुछ ही देर में ऋषभ एक क्लाइंट बनकर अंदर एंट्री किया। ये सब रोकी पहले से ही इंतज़ाम कर दिया था। वहाँ एंट्री के लिए एक पास दिया जाता था, जो पहले से ही रोकी अपने आदमियों से मंगवा लिया था। ऋषभ अंदर जाने से पहले अपने सभी गार्ड को कुछ समझाया और फिर अंदर अकेले चला गया। अंदर जाकर देखा तो ऋषभ शर्म से अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि वहाँ पार्टी के बीच हॉल में 5 लड़कियों को बिल्कुल छोटे कपड़ों में खड़ा किया गया था, जिनकी बोली लगाई जा रही थी। उन सभी को देखकर ऋषभ को बहुत बुरा लग रहा था। उसे रोमा, नेहा सभी की यादें आ गई थी। कितना कुछ सहा था उन दोनों ने। ऋषभ धीरे धीरे करके हॉल में आ गया और कुछ ही देर बाद जैसे ही एक लड़की को एक आदमी बोली लगाकर खरीद लिया, तभी ऋषभ अपनी बंदूक चला दिया। उसके बंदूक की आवाज़ सुनकर उसके सभी गार्ड एक झटके में पूरी पार्टी
हॉल को चारों तरफ से घेर लिया। आज पार्टी में रियांश मौजूद नहीं था। ऋषभ सभी लड़कियों को इशारा किया रूम जाकर कपड़े पहनने को। ऋषभ अभी आगे कुछ सोचता कि तभी रियांश के लगाए गए गार्ड गोलियां चलाने लगे। रियांश के भी आदमी कम नहीं थे, वो लोग भी ज़्यादा थे। ऋषभ को चारों तरफ से घेर लिए। ऋषभ कुछ देर तो गोली चलाता रहा, लेकिन रियांश के आदमी उसे घेर लिए, जिससे वो चुपचाप खड़ा हो गया। ऋषभ पूरी तरह से घिर चुका था। उसके गार्ड अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन कुछ घायल हो चुके थे। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे वो खुद को और उन सभी लड़कियों को बचाकर सही सलामत यहाँ से ले जाए। इधर सियान अब ठीक हो चुका था, लेकिन वो रोमा के लिए परेशान था, क्योंकि रोमा उसके करीब आने से डरती रहती थी। जबकि सियान को जब से पता चला था कि वो उसकी वाइफ है, वो ना जानते हुए भी वो रोमा को प्यार देना चाहता था। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो रोमा को खुश देखना चाहता था। सियान रूम में अकेले बोर हो रहा था। कुछ सोचकर बाहर आया, देखा तो रोमा अकेले हॉल में बैठी कुछ सोच रही थी। सियान उसके करीब जाकर बैठ गया। रोमा सियान को अपने करीब देखकर कुछ नहीं बोल सकी। सियान रोमा के सर को अपने कंधे पर रखा और हल्के से उसकी पीठ पर थपकी देकर कहा, रोमा किसी बात से परेशान हो? रोमा सियान को इतना ज़्यादा करीब देखकर थोड़ा असहज होने लगी थी, लेकिन सियान को देखकर कुछ नहीं बोल सकी। आखिर वो भी तो उसे चाहती थी। सियान बस रोमा को शांत करना चाहता था, क्योंकि वो किसी बात से परेशान लग रही थी। रोमा प्रेगनेंसी की वजह से भी थोड़ा चिढ़ी रहती थी, लेकिन सियान की हालत पर कुछ नहीं कह सकती थी। कुछ देर बाद दोनों पास बैठे थे। फिर रोमा सियान को बोली, सियान तुम आराम करो, मैं आती हूँ। रोमा बोलकर चली गई। सियान उसे जाते हुए देख रहा था। उसे रोमा का ऐसे दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बेचारा मन मारकर रह गया। सियान को रोमा का उसके पास से जाना अच्छा नहीं लगा। अब उसे डाउट होने लगा था अपनी और रोमा की शादी के लिए। क्या सच में शादी हुई भी है या नहीं? सियान यही सब सोच रहा था कि तभी रोमा टेबल पर खाना लगाकर बोली, सियान खाना खा लो, लगा दिया है, खाना खा लो। सियान डाइनिंग चेयर पर बैठकर एकटक रोमा को देख रहा था। रोमा सियान के प्लेट में खाना निकालकर जैसे ही वो अपनी प्लेट में खाना निकालने लगी, तभी खाने की महक से उसे अंदर से वॉमिट जैसा फील होने लगा। वो अपने काम छोड़कर मुंह पर हाथ रखे तेजी से भागते हुए बाथरूम में गई। उसको इस तरह से देखकर उसके पीछे गया सियान। सियान को रोमा की फिक्र थी। वो बाथरूम के बाहर खड़े रोमा रोमा बोले जा रहा था। वो इस तरह से रोमा को कई बार बाथरूम में उल्टियाँ करते देखा था, लेकिन पूछने पर रोमा उसे टाल दिया करती थी। सियान घबराकर रोमा को कई बार आवाज़ दिया, लेकिन रोमा की आवाज़ नहीं आई। सियान अब बिना कुछ सोचे एक झटके में बाथरूम का गेट खोलकर अंदर गया। देखा तो बाथरूम के फर्श पर बेहोश पड़ी थी रोमा। सियान उसे इस तरह से देखकर जल्दी से अपनी गोद में उठाया और रोमा रोमा क्या हुआ बोलते हुए बाथरूम से बाहर हॉल में आया। हॉल में सोफे पर लेटाया और उसे जगाने लगा। रोमा कुछ बोलो ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? रोमा जब जगी तो सियान तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर थोड़ी ही देर में सियान के घर पहुंची। सियान को रोमा को दिखाते हुए डॉक्टर से बोला, प्लीज़ चेक कीजिए। डॉक्टर रोमा के पास आकर उसे चेक करने लगी। कुछ देर बाद सियान के पास आई और बोली, आप लोग इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? सियान डॉक्टर से बोला, क्या हुआ डॉक्टर, रोमा ठीक तो है ना? सियान को फिक्र करते देख डॉक्टर शांत हो गए और बोली, देखिए मिस्टर सियान, आपको पता है ना वो 3 मंथ से प्रेग्नेंट है और रोमा सुबह से कुछ नहीं खाई थी, जिससे उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। उसका शरीर भी वीक हो गया है। सियान उनका ध्यान रखिए, नहीं तो ऐसा ही रहा तो आप दोनों अपने बेबी को खो सकते हो। अभी जब वो उठेगी तो उनको कुछ खिला दीजिएगा, ये अपना ध्यान ठीक से नहीं रख रही है, इसीलिए ऐसा हुआ है। डॉक्टर उसे कुछ दवाई देकर उसका ध्यान रखने को बोल चली गई, लेकिन सियान अभी भी आंखें फाड़े दरवाजे पर देख रहा था, जिधर अभी भी डॉक्टर गई थी। सियान रोमा के चेहरे को देखते हुए बोला, रोमा प्रेग्नेंट है, इसीलिए मुझसे दूर दूर रहती है। ये बात उसने मुझे बताई क्यों नहीं? या हो सकता है पहले बताई होगी, मैं अपनी याददाश्त के साथ वो भी भूल गया होगा। सियान रोमा के बिल्कुल पास बैठ गया और उसके सर को सहलाने लगा। सियान एकटक उसको देखते हुए बोला, रोमा तुम कितनी मासूम हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, तुम बस मुझसे दूर मत जाना। मैं अपने बेबी और तुम्हारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा, मुझे मौका तो दो। वो ये सब बोलते हुए झुककर उसके माथे को चूम लिया। तभी रोमा जाग गई। सियान तुरंत उसके माथे से दूर हो गया। इधर हिमांशु को सियान की याददाश्त जाने की वजह से बहुत नुकसान होने लगा था, क्योंकि लगभग सभी काम वो देखा करता था। इसीलिए हिमांशु अपना असिस्टेंट अपने एक अच्छे दोस्त अजीत को बनाया। वो हिमांशु के साथ रहकर पहले सब काम सीखा, फिर
अब हिमांशु के साथ मिलकर उसके काम देखने लगा। अजीत भी एक अच्छा इंसान था जिस पर हिमांशु भरोसा कर सकता था। इधर रुचिका अपने रूम में बैठी बैठी पूरी रात रॉकी के बारे में सोचती रही और जब टाइम देखा कि सुबह के 4 बज गए हैं और रॉकी वापस नहीं आया, रुचिका अपने रूम से सीधे बाहर निकल गई। इस वक्त रुचिका बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। वो कितने बार रॉकी को कॉल की लेकिन रॉकी का कॉल भी नहीं लग रहा था। रॉकी की कार में बैठकर रुचिका बोली, कहाँ गए होंगे रॉकी? वो इस बार आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी मैं उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि वो मुझसे। रुचिका जल्दी से कार लेकर घर से बाहर निकल गई, बिना इस बात की परवाह किए कि इस टाइम उसे कुछ भी हो सकता था। अभी रुचिका सिर्फ रॉकी के बारे में सोच रही थी। रुचिका को पता नहीं था रॉकी कहाँ है। वो बस कार चलाए जा रही थी। कुछ ही देर में वो ऑफिस जा पहुंची जहां पहले से ही रॉकी के गार्ड घिरे पड़े थे, लेकिन ऑफिस के अंदर कोई जा नहीं पाया था। रुचिका वहां जाकर देखी तो सबकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वहां का माहौल देखकर रुचिका का दिल बैठा जा रहा था। रॉकी कहाँ है? उनको कुछ हुआ तो नहीं? रुचिका डरते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रुचिका वहीं ऑफिस के बाहर गार्डन में एक चेयर पर बैठ गई। प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा थक गई थी। वो वहीं बैठे ही बैठे जाने कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। इधर रॉकी जब उस जगह पहुंचा तो देखा ऋषभ चारों तरफ से घिरा हुआ था। जैसे ही ऋषभ पर कोई वार करता ऋषभ अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे इस वक्त सिर्फ नेहा की याद आ रही थी। तभी रॉकी ऋषभ के सामने आकर खड़ा हो गया और सामने वाले को तुरंत शूट कर दिया। गोली की आवाज़ से ऋषभ तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने रॉकी खड़ा था। ऋषभ रॉकी को सही टाइम आया देखकर मुस्कुरा दिया और वो भी तेजी से अपनी गन लेकर रॉकी के साथ सामने वाले को शूट करने लगा। रॉकी कुछ आदमी को शूट करके बोला, ऋषभ तुम अभी के अभी उन सभी लड़कियों को लेकर बाहर निकलो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ऋषभ पहले तो जाना नहीं चाहता था लेकिन फिर रॉकी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए वो वहां से तुरंत निकल गया। रॉकी दोनों हाथों में गन लेकर सभी को एक एक करके मारने लगा तो वहीं ऋषभ उन सभी लड़कियों को एक साथ एक जगह इकट्ठा किया। सभी लड़कियां अच्छे घर की थी, बस मजबूरी में यहाँ आ गई थी। रियांश की वजह से ऋषभ उन सभी को गार्ड से बचाते हुए बाहर लेकर आया। कुछ लड़कियां जो अपने घर वापस जाना चाहती थी उन सभी को ऋषभ उनके घर भेज दिया और कुछ लड़कियां जो वापस नहीं जाना चाहती थी उनको वो घर दिलाकर आया। अब ऋषभ वापस रॉकी के पास आया, देखा तो सुबह हो गई थी। रॉकी सभी को मार गिराया था, थोड़ा उसे भी चोट आई थी। आज रॉकी अपने डेविल अवतार में आ गया था। ऋषभ को उसका चेहरा देखकर डर लग रहा था। वो बिना कुछ बोले रॉकी का हाथ पकड़कर बाहर लेकर चला गया। रॉकी भी कार में बैठ गया और सामने देखकर तेज आवाज में बोला, अभी के अभी ऑफिस चलो। उधर रियांश अपने मेंशन में बहुत गुस्से में हॉल में बैठा हुआ था क्योंकि आज रॉकी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, उसके सारे ठिकानों को बर्बाद कर दिया था। रियांश ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, रॉकी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे बर्बाद किया है, मैं तेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तेरे हर उस खास इंसान को बर्बाद कर दूंगा जो तेरे साथ है। रॉकी तूने मेरे बाप को मारा ना, मैं तेरी जान से भी प्यारी बीवी रुचिका को मार दूंगा, पर उसे मारने से पहले उसे पूरी तरह से तेरी आंखों के सामने उसे बर्बाद कर दूंगा। तेरी बहन नेहा, उसको कैसे भूल सकता हूँ, उसका भी तो हिसाब चुकाना है मुझे, क्योंकि तूने आज तेरे 2 चमचों को तो बचा लिया, माहिर और ऋषभ को, लेकिन अपनी बहन और बीवी को कैसे बचाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। रियांश ये सब सोचकर ही बहुत जोरों से मुस्कुरा रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ रॉकी की उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो कांप गया, फिर रॉकी को लेकर ऑफिस निकल गया क्योंकि रॉकी को पता था माहिर को वहां से निकलकर जरूर ऑफिस में गड़बड़ी हुई होगी। वैसे तो ऋषभ जानता था कि इतनी हाई सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर कोई नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी उसका मन ऑफिस जाने को कर रहा था। रॉकी ऋषभ के साथ ऑफिस पहुंचा, वहां देखा तो गार्ड बेहोश पड़े थे। गेट के पास देखा तो गेट कई बार खोलने की कोशिश की गई थी लेकिन खुला नहीं था। रॉकी मुस्कुराकर बोला, शर्मा को मात देना इतना आसान नहीं है। वो ऋषभ को बोला अंदर जाए और सब देख ले। ऋषभ के जाने के बाद रॉकी वहां से तुरंत गार्डन में निकल गया क्योंकि उसका मन थोड़ा बेचैन हो रहा था, इसीलिए वो घूमने के लिए गार्डन में निकल गया। तभी अचानक सामने बेंच पर रुचिका को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से निकला रुचिका। वो भागते हुए उसके पास गया और उसको तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। उसे गौर से देखा तो नोटिस किया रुचिका थोड़ा वीक लग रही थी। वो बिना देर किए सीधे उसे हॉस्पिटल लेकर निकल गया।
रोकी रुचिका को देखकर इतना तो समझ गया था, वो यहाँ सिर्फ उसके लिए आई होगी। उसे रुचिका की केयर खुद के लिए देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कार में उसे लेकर बैठ गया। इस वक्त कार में रुचिका उसकी गोद में थी। रोकी उसे एकटक देख रहा था। हल्का सा झुककर उसके माथे को चूम लिया और खुद से बोला, जान, मुझे पता है तुम यहाँ मेरे लिए आई हो। तुम्हारी बेचैनी से इतना तो पता है कि तुम मुझे बेशुमार प्यार करती हो, लेकिन क्यों नहीं बताती ये भी पता है। आखिर ये सब मेरी ही गलती की सज़ा तो मिल रही है। मेरा प्यार मेरे सामने होकर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, इससे ज़्यादा सज़ा मेरे लिए क्या हो सकती है। लेकिन मेरी जान, मैं तुमको हमेशा प्यार करता रहूँगा। तुम मेरी लाइफ की वो पहली लड़की हो जिसे मैंने छुआ है, प्यार किया है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल आ गया। रोकी उसे गोद में लेकर अंदर गया। डॉक्टर से चेक करने को कहा। डॉक्टर थोड़ी देर उसे देखी, फिर कहा, ये बिल्कुल ठीक है, नींद नहीं पूरी होने से सो रही थी, बस इनका ध्यान रखना होगा क्योंकि ये काफ़ी कमज़ोर है और ऊपर से 2 बच्चे, इनको प्रॉब्लम होगी। रोकी डॉक्टर की बात सुनकर बोला, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। रोकी रुचिका के पास बैठ गया और उसके सर को सहलाने लगा। रुचिका कुछ देर बाद जाग गई। अपने सामने रोकी को सही सलामत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो झट से रोकी के सीने से जा लगी और घबराई हुई आवाज़ में बोली, आप ठीक तो है? रोकी उसके सर को सहलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ रुचिका। कुछ देर बाद रोकी से अलग हुई और उसे ऑफिस की सब बातें बताने लगी। रोकी उसकी सारी बातें सुनकर सख्त हिदायत दी, अब से तुम इतनी रात को या कभी इस तरह से अकेली बाहर नहीं जाओगी। जब भी कहीं जाना ड्राइवर को साथ ले लेना, या फिर मैं आज तुम्हारे लिए लेडी बॉडीगार्ड हायर करता हूँ जो तुमको प्रोटेक्ट करेगी। रुचिका उसकी बात सुनकर मना करने लगी, लेकिन रोकी इतनी सारी चीज़ें देखकर फैसला कर चुका था। वो अब रुचिका को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। कुछ देर बाद रुचिका को रोकी गोद में ही लेकर हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी कार में लेकर घर निकल गया। इधर माहिर कुछ ठीक हो चुका था, चोट पर बटें लगी थी, लेकिन बार बार कोयल के कॉल पर घर आने के लिए तैयार हो गया क्योंकि कोयल उसको ना देखकर ज़्यादा घबराने लगी थी, क्योंकि माहिर सही से झूठ भी नहीं बोल पा रहा था। यहाँ कोयल का सोचकर बुरा हाल था। वहीं नेहा इन सभी बातों से बेखबर अपनी टाइम पर सोकर उठी और ऋषभ के रूम में जाकर देखा तो ऋषभ वहाँ नहीं था। वो समझ गई थी ऋषभ काम से चला गया होगा, लेकिन उसे कहाँ पता था ऋषभ तो पूरी रात भर घर नहीं आया था। नेहा फ्रेश होकर नाश्ते के लिए बैठी ही थी कि तभी हॉल में रोकी रुचिका को गोद में लिए एंटर हुआ। उसके पीछे ही ऋषभ भी। तीनों को एक साथ देखकर नेहा बोली, आप लोग एक साथ? और भाभी को क्या हुआ है? आप भाभी को गोद में लेकर क्यों चल रहे हैं? नेहा की परेशानी देखकर ऋषभ को रोकी को इशारा किया कि आप दोनों रूम में जाओ, मैं नेहा को सब समझा दूंगा। वहीं रोकी हाँ बोलकर अपने रूम में चला गया। ऋषभ नेहा को अपने पास बैठाकर बोला, जान, तुम फिक्र ना करो, बॉस रुचिका को हॉस्पिटल चेकअप कराने के लिए लेकर गए थे। नेहा शौक होकर एकटक ऋषभ को देखे जा रही थी। तभी वो अचानक से बोली, अभी तुमने क्या बोला, एक बार फिर से कहो। ऋषभ नेहा की आवाज़ सुनकर कहा, मैंने कहा रुचिका को चेकअप के। वो इतना ही बोल पाया कि तभी नेहा बोली। उसके पहले ऋषभ पहले कुछ देर सोचा, फिर उसे समझ आया वो अभी कुछ देर पहले क्या बोल दिया था। नेहा को जान बोल दिया था। ऋषभ का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अभी तक तो वो अपने मन में ही नेहा को जान बोलता था, लेकिन आज वो पहली बार नेहा के सामने बोल दिया था। ऋषभ नेहा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। नेहा मुस्कुराकर उसके चेहरे को अपने हाथों से उठाकर बोली, ऋषभ, मुझे अच्छा लगा तुमने मुझे जान कहा, एक बार फिर से कहो ना। ऋषभ उसकी आंखों में देखकर बोला, जान, आई लव यू। नेहा उसकी बात सुनकर तुरंत उसके गले से लग गई और बोली, आई लव यू टू। दोनों कुछ देर तक गले से लगे रहे। तभी दोनों को माहिर की आवाज़ सुनाई दी, क्या बात है, तुम दोनों इमोशनल हो रहे हो। माहिर की आवाज़ सुनकर नेहा और ऋषभ दूर हो गए और माहिर को देखने लगे। माहिर मुस्कुराकर बोला, कोई नहीं, कंटिन्यू, मैं अभी आता हूँ। वो तुरंत वहाँ से अपने रूम में चला गया और ऋषभ भी उठकर अपने रूम में चला गया। नेहा हॉल में बैठी टीवी चालू करके देखने लगी। इधर सियान रोमा के जागने के बाद से उसकी बहुत केयर करने लगा था। खाना नाश्ता सब वो खुद अपने हाथों से देता था। रोमा को समझ नहीं आ रहा था कि सियान अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। रोमा को डाउट होने लगा था कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया ना कि रोमा प्रेग्नेंट है। सियान बिना बताए बस उसके लिए सब कुछ कर रहा था।
सियान रोमा का बहुत ध्यान रखता था, उसको बिना बोले हर चीज़ का ख्याल रखने लगा था। अब रोमा को उस पर और प्यार आने लगा था, लेकिन वो उसकी याददाश्त को लेकर चिंता करती थी। सियान उसके पास बैठकर बोला, रोमा, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बताई हो या फिर बताई हो मेरी याददाश्त से पहले? रोमा उसकी बात सुनकर कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर कुछ सोचने लगी, कहीं सियान को सच तो नहीं पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर उसे पता चल गया तो उसे बताना होगा कि ये बच्चा उसका नहीं, रियांस का है। मैं उस पर कोई भी भार नहीं देना चाहती। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी सियान बोला, बोलो रोमा। रोमा सियान को देखते हुए बोली, नहीं सियान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम मेरे लिए परेशान मत हो, मैं अपना ध्यान रख लूँगी। अब तुमको ऑफिस जाना चाहिए, हिमांशु सर को तुम्हारी ज़रूरत होगी। सियान एकटक उसका झूठ बोलता हुआ चेहरा देख रहा था। फिर अचानक सियान ने रोमा के पास बैठते हुए कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है रोमा। रोमा सियान की तरफ देखते हुए बोली, क्या? मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ शायद उसे सुनकर तुम गुस्सा करोगी मुझ पर। मैं तुम्हें बताना चाहता था पर बता नहीं पाया। रोमा सियान की तरफ देखते हुए बोली, सियान क्या बात है, मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, कुछ हुआ है क्या? रोमा, वो बात ये है कि मेरी कोई याददाश्त नहीं गई, मैंने ये सब इसीलिए किया था, मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता था क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। सियान अभी बोल ही रहा था कि रोमा ने खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। रोमा ने रोते हुए कहा, मैं कितना डर गई थी तुम्हारी ऐसी हालत देखकर, और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा था। सियान रोमा की तरफ देखकर कहा, मैं झूठ नहीं बोला, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने बस। सियान इतना बोल ही पाता कि तभी रोमा वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी सियान घबराकर बोला, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? रोमा ने सियान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सियान बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए रोमा के सामने घुटने टेक कर कहा, प्लीज़ रोमा, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं जी नहीं पाऊँगा तुम्हारे बिना, प्लीज़। रोमा ने कहा, नहीं सियान, मैं नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ। रोमा को जाता देख सियान के दिल में जैसे तूफान सा आने लगा था। तभी सियान ने रोमा को चिल्लाते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन मेरे मरने के बाद। रोमा कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही सियान ने अपने हाथ में एक चाकू उठा लिया और रोमा की तरफ देखते हुए खुद को चाकू मारने वाला था। रोमा ने जल्दी से सियान की तरफ दौड़ते हुए उसके पास आकर उसके हाथ से चाकू छीन लिया और रोमा ने फिर सियान के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया और बिल्कुल रोते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? तभी सियान ने कहा, तो मैं क्या करूं, जब मेरा प्यार ही मुझे नहीं अपनाना चाहता तो मेरे जीने का क्या फ़ायदा? रोमा ने उसे डांटते हुए कहा, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? तभी उसे ख्याल आया कि अभी उसने क्या बोला। अब वो बस चुपचाप खड़ी रोए जा रही थी। तभी सियान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? रोमा ने बिल्कुल रोते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती, क्योंकि बच्चा रियांस का है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ज़बरदस्ती उसे अपनाना पड़े। तभी सियान ने रोमा को डांटते हुए कहा, किसने कहा कि ये बच्चा मेरा नहीं है? मेरा ही बच्चा है। आज के बाद अगर तुमने ऐसा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और हाँ, वो कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा और मेरा बच्चा है। अब रोमा जोर जोर से रोते हुए सियान को गले से लगा लेती है और कहती है, आई लव यू सियान। तभी सियान ने रोमा से कहा, आई लव यू टू जान। और सियान ने बड़े ही प्यार से रोमा से कहा, मेरे होने वाले बच्चे की मम्मा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? रोमा भी हाँ में सिर हिला देती है और कुछ ही देर में दोनों तैयार होकर पास ही के मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सियान हिमांशु को कॉल करके सब कुछ बता देता है। हिमांशु सियान के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। इधर रॉकी के ऑस्ट्रेलिया के वापस आ जाने से कई मीटिंग उसकी मिसा और जितेन ने हैंडल की थी। आर्यन के साथ वैसे तो आर्यन लड़कियों से दूर ही रहता था, लेकिन उसे हैरानी इस बात थी कि मिसा से वो कितनी बार मिल चुका था, हाथ भी मिला चुका था, लेकिन उसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब उसके शरीर से रैशेज नहीं हुए, उसका बदन रेड नहीं हुआ। आर्यन अपने कैबिन में बैठे सोच रहा था, क्या ये वही लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी? लेकिन फिर भी कुछ देर बाद वो अपना सर झटक कर बोला, नहीं, वो लड़की कितनी घमंडी है, वो मेरे टाइप की नहीं है। वो बोलकर अपने कैबिन से बाहर आ गया, क्योंकि आज उसे कंस्ट्रक्शन का काम देखना था जिसमें वो और रॉकी मिलके इन्वेस्ट कर रहे थे। मिशा भी आर्यन के साथ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कंफर्टेबल हो गई थी, लेकिन उसके मन में आज भी रॉकी की छवि थी। वहीं आर्यन अपने ऑफिस से उस बिल्डिंग वाली जगह पर पहुंच गया जहां पर फैक्ट्री बन रही थी, जिसमें रॉकी और आर्यन पार्टनरशिप में थे।
रॉकी और आर्यन की अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए रॉकी के जाने के बाद वो पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा था। वहीं मिशा भी उसके साथ ही थी। आज मिशा आर्यन के साथ बाहर खाना खाने जा रही थी। वैसे तो मिशा और आर्यन को एक दूसरे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बिजनेस के लिए दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे को जानने के लिए डिनर का प्लान किए थे। आर्यन को जतिन ने बताया था कि रॉकी को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए ये काम मिशा ही कुछ दिन हैंडल करेगी। जतिन भी दोनों के साथ थे। मिशा जतिन के साथ ठीक बिहेव करती थी क्योंकि वो रॉकी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद मिशा और आर्यन होटल में आमने सामने बैठे डिनर कर रहे थे। आर्यन और मिशा इस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे, वहीं जतिन भी साथ में खा रहा था। वो दोनों कुछ देर में एक दूसरे को देख ले रहे थे, लेकिन दोनों को देखकर लगता था कि ये दोनों बस बिजनेस के लिए आए हैं। बाकी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था साथ में रहने से। वहीं रॉकी रुचिका के सामने बैठा था, उसे एकटक निहार रहा था। उसे रुचिका को इस तरह से देखकर बहुत प्यार आ रहा था। वो झुककर रुचिका के होठों को हल्का सा छू लिया, फिर जल्दी से दूर हो गया। कुछ देर बाद रुचिका जागी, सामने रॉकी को देखकर खुश होते हुए उसके गले से लग गई। रॉकी उसकी ये हरकत देखकर मुस्कुरा दिया, फिर कुछ सोचकर बोला, रुचिका मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुचिका उसको देखते हुए बोली, मुझे भी आपसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है, लेकिन पहले आप बोलिए। रॉकी उसकी आंखों में देखने लगा। उसे आज कुछ और ही नज़र आ रहा था। रुचिका की आंखों में आज उसके लिए प्यार नज़र आ रहा था, इसीलिए रॉकी सोचकर बोला, नहीं रुचिका, आज तुम बोलोगी मैं सुनूंगा। रुचिका उसकी गोद में अपना सर टेक कर लेट गई और फिर बोली, जानते हैं मैं आपसे नाराज़ होकर चैन से नहीं रह पाती हूँ। रॉकी उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, फिर बोली, मैंने आपसे दूर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार मैं आपको अपने सामने पाती थी, जैसे उस दिन होटल में आपने मुझे बचाया था। अगर आप नहीं होते तो मैं किसी और के साथ। ये सब सोचकर ही मुझे रोना आता है। रॉकी उसकी बात सुनकर बोला, नहीं जान, अब रोना नहीं, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। मैंने बहुत गलती की है जान, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है कि मुझ जैसे इंसान के साथ रहना, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे कभी खुद से दूर मत करना। रुचिका उसकी बात सुनकर उसकी गोद में बैठ गई और उसकी आंखों के आंसू साफ करके चूम ली। रॉकी शांत था, फिर बोली, रॉकी मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि आप मुझसे करते हैं। आई लव यू टू माई डेविल। मैं अब आपसे दूर नहीं रहना चाहती। मैंने आपके सभी गलतियों को माफ़ किया और अब आप भी मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। उस दिन मुझे आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। रॉकी जो उसके प्यार का इजहार सुनकर अभी तक भूत बने उसे देख रहा था, उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से आंसू। रुचिका उसको देखते हुए बोली, आपकी आंखों में आंसू, माय डेविल रो रहे हैं। रॉकी उसका चेहरा अपने हाथों में भर के बोला, रुचिका आज तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। प्लीज़ फिर से मुझे माफ़ करके पहले की तरह प्यार करने दो। मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता। और फिर हमारे बेबी भी तो आने वाले हैं। रुचिका भी मुस्कुराकर उसके गालों पर किस करके बोली, मैं हमेशा से आपकी थी और हमेशा आपकी बनकर ही रहना चाहती हूँ। रॉकी बोला, रुचिका तो तुम आज से मेरे साथ हमारे रूम में रहोगी। रुचिका मुस्कुराकर बोली, हाँ। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कभी रॉकी उसे रूम से बाहर कर दिया था और आज वो उसे रूम में आने को कह रहा था। रुचिका को खुश देखकर रॉकी को एक झटके में उसे गोद में उठा लिया और हंसते हुए अपने रूम में लेकर चला गया। रुचिका भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो भी रॉकी के साथ अब सुकून की लाइफ जीना चाहती थी, अपने बच्चों और डेविल के साथ। इधर हिमांशु अपने कैबिन में बैठा था, कुछ सोच रहा था। तभी उसे कॉल आया। वो रुचिका का कॉल देखकर मुस्कुरा दिया। वो जल्दी से कॉल लेकर बोला, क्या हुआ रुचिका, क्या तुम ठीक हो? रॉकी बोला, नहीं मैं हूँ। रॉकी तेज आवाज में बोला। हिमांशु बोला, क्या है, रुचिका कहाँ है? रॉकी बोला, घर आजा, आज रुचिका तुझे इनवाइट की है। हिमांशु खुश होकर बोला, किस लिए? रॉकी बोला, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आज शाम को पार्टी रखा है मैंने, जो सरप्राइज़ है, तुमको भी आना है। हिमांशु बोला, ठीक है। रॉकी कॉल रख दिया। हिमांशु उदास मन से बोला, रुचिका ठीक तो होगी ना? आज शाम को मैं ज़रूर जाऊंगा। हिमांशु को पार्टी की खुशी नहीं थी, वो तो बस इसीलिए खुश था कि आज वो रुचिका से मिलेगा। शायद यही प्यार होता है।
हिमांशु कभी रुचिका के साथ रहने की इच्छा नहीं करता, उसको तो बस उसे एक झलक देखकर ही सुकून मिल जाता था। हिमांशु बहुत देर तक अपनी चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहा था। हाँ, उसे प्यार है रुचिका से, सच्चा वाला प्यार है, जो जिस्मों से नहीं सिर्फ उसके दिल से था। रॉकी के शर्मा मेंशन में पार्टी थी, किस लिए थी ये कोई नहीं जानता था। सभी के लिए ड्रेस रुचिका और रॉकी ने खुद पसंद करके लेके आए थे, जो लड़कियों के लिए ब्लैक साड़ी और लड़कों के लिए ब्लैक सूट था। सभी तैयार होने में लगे थे, तो वहीं कोयल के रूम में कोयल नाराज़ बैठी थी। वो सुबह से ही अब तक नाराज़ थी, क्योंकि माहिर ने अपनी चोट के बारे में उसे नहीं बताया था। माहिर उसको देखकर थोड़ा उदास था, क्योंकि कोयल को वो बहुत प्यार करने लगा था। अब अपने सामने कोयल को मुंह फैलाए देख बेचारा कैसे रह सकता है। वो अपने कपड़े और कोयल के कपड़े बेड पर ले रखकर उसके सामने जाकर ज़मीन पर बैठ गया। कोयल उसको देखने लगी। माहिर धीरे से उसका चेहरा अपने हाथ में भरा और उसके माथे को चूम लिया। कोयल अभी भी चुप बैठी थी। माहिर बोला, जान सॉरी ना, मैं तुमको परेशान नहीं करना चाहता था। अच्छा बताओ, अगर मैं तुमको बताता तो तुम कल रात शांति से सो पाती? बताओ। कोयल चुपचाप उसकी बात सुन रही थी, क्योंकि माहिर अपनी जगह सही था। माहिर कोयल को देखकर बोला, बताओ ना जान, तुम मेरी चोट को देखकर परेशान रहती और मैं वहाँ कल से कम तुम आराम से सोई तो? कोयल बोली, अच्छा ठीक है। वो उसकी पूरी बात सुनकर तुरंत उसके गले से लग गई। माहिर धीरे से उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसको लेकर बाथरूम में चला गया। कोयल उसके सीने से लगी थी और बोल रही थी, नो नो माहिर, मुझे छोड़ दो। माहिर उसे लेकर सीधे बाथरूम में घुस गया और फिर उसे लेकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। उसकी आंखों में देखते हुए शावर चालू करके उसके होठों को अपनी होठों में कैद कर लिया। कोयल अभी भी उसे बिना बोले उसका साथ देने लगी, उसके किस में शामिल हो गई और उसको किस करती रही। कुछ ही देर में शावर के नीचे ही माहिर मानसी के कपड़े ज़मीन पर पड़े थे। दोनों एक दूसरे के सामने बिना कपड़े के थे। माहिर कोयल को देखते हुए तौलिया लपेटकर और खुद भी बाथरोब पहनकर बाहर आया और कोयल को बेड पर लेटा दिया। कोयल बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देख रही थी। माहिर बेड पर उसके ऊपर आ गया और उसका तौलिया हटा दिया और खुद भी बाथरूम निकाल के फेंक दिया और फिर कोयल के ठंडे होठों को किस करने लगा। कोयल भी उसके होठों को चूमते हुए उसकी पीठ पर अपने नाखून गड़ाने लगी। वही कुछ देर बाद दोनों की सांसें उस रूम में गूंजने लगी थी। दोनों ही प्यार में गुम थे। दोनों की नाराज़गी दूर हो गई थी। इस वक्त दोनों अपने प्यार के आगोश में एक दूसरे से लिपटे बस प्यार किए जा रहे थे। वहीं रॉकी के रूम में रॉकी रुचिका को आईने के सामने बैठाकर उसे तैयार कर रहा था। रॉकी तैयार हो चुका था। रुचिका साड़ी पहनकर आईने के सामने बैठी एकटक रॉकी को निहार रही थी। रॉकी उसे चूड़ी पहनाने में लगा था। कुछ देर बाद रुचिका को तैयार कर दिया। रुचिका आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ तो उसकी सादगी थी और कुछ तो उसकी प्रेगनेंसी का असर था। रुचिका को तैयार करने के बाद रॉकी उसकी नज़र उतारकर उसके होठों पर हल्का सा किस कर लिया। रुचिका उसको घूरते हुए उसके सीने से जा लगी। कुछ देर बाद रुचिका बोली, डेविल। रॉकी उसके मुंह से पहले की तरह डेविल सुनकर खुश हो गया और बोला, हाँ बोलो ना जान। रुचिका बोली, आप रोमा को भी बुलाए हैं ना पार्टी में? उसकी बात सुनकर रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, रोमा पार्टी में भी आ चुकी है माय लव। रुचिका उसकी बात सुनकर बोली, अच्छा थैंक यू डेविल। रुचिका मुस्कुराकर फिर से उसके होठों को चूम ली और बोला, अच्छा अब चलो ना बाहर, हमारा ही इंतज़ार हो रहा है। क्योंकि किसी को भी कुछ पता नहीं हमने ये पार्टी किस लिए रखी है, क्योंकि ये एक सरप्राइज़ है। रुचिका बोली, हाँ चलिए। रॉकी अपना हाथ उसके हाथों में फंसाकर बोला, अब चलो। रुचिका हंसते हुए उसके कदमों से कदम मिलाते हुए जाने लगी। इधर नेहा अपने रूम में तैयार हो रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी ड्रेस पर गई, जो दिखने में बहुत प्यारी थी, लेकिन वो ड्रेस स्लीवलेस थी। नेहा की बाह में निशान थे, जिससे वो दुनिया से छिपा कर रखती थी। किसी के सामने खुद का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी से वही ड्रेस का थोड़ा सा कपड़ा मंगाई। ऋषभ को कॉल करके, ऋषभ जो तैयार होकर बाहर ही था, वो जल्दी से कपड़ा लेकर नेहा के रूम में पहुंचा, जहां नेहा कपड़े तो पहन ली थी, लेकिन उसकी चैन बंद नहीं हो रही थी। ऋषभ के अचानक आने से वो डर गई थी। ऋषभ उसको डरता देख उसके करीब आया और उसके पीछे खड़ा हो गया। नेहा शर्माते हुए बोली, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूँगी।
ऋषभ बोला ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये करने दो। वो नेहा के ड्रेस के बैक चेन की तरफ इशारा किया। नेहा भी उसे ज़्यादा बहस ना करते हुए वहीं खड़ी रही। ऋषभ उसकी ड्रेस का चेन लगाया और फिर उसे अपने सामने पलट दिया। अब नेहा उसके सामने खड़ी थी। ऋषभ नेहा को देखते हुए उसके माथे को चूमकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो और तुमको अपनी बाहों को ढकने की ज़रूरत नहीं है। नेहा बोली, लेकिन ऋषभ, यहाँ लोग बातें बनाएंगे। ऋषभ बोला, बनाने दो, मुझे किसी की बात का फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, जिससे मेरा दिल चाहता है। तुम बस मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज़। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं अब अकेले नहीं रहना चाहता हूँ। नेहा तुरंत उसके गले से लग गई और बोली, ऋषभ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो अपने हाथों के दाग दिखाते हुए बोली, ये सब? ऋषभ बोला, ठीक है, मुझे पता चल गया तुम क्या चाहती हो। वो बोला, तुम आईने के पास बैठो। नेहा मुस्कुराते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। ऋषभ तुरंत वाइट कपड़ा निकाला और उसके हाथों पे लपेट दिया। एक साइड में पिन लगाकर उस पर फ्लावर लगा दिया। कुछ ही देर में उसे तैयार कर दिया। उसके बंदे बाल खोल दिया और उसका हल्की सी छोटी बिंदी लगा दिया। अब नेहा खुद को देखकर बोली, ऋषभ, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से सजा दिया। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गया। नेहा भी मुस्कुराकर उसका हाथ कसके पकड़ ली और उसके साथ चलने लगी। पार्टी हॉल में सभी लोग लगभग आ गए थे। बस रुचिका और रॉकी धीरे धीरे स्टेज पर आ रहे थे। रॉकी पार्टी में आकर एक एक करके सबसे मिला और रुचिका को भी सबसे मिलाया। वहीं कोयल और माहिर भी एक साथ में बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोनों का मिलता जुलते कपड़े, बस इस तरह माहिर कोयल हाथ पकड़े खड़ा था और उसे कुछ मेहमान से भी मिलाया। फिर कोयल हंसते हुए सबसे मिल रही थी। वही नेहा भी पहुंच गई ऋषभ के साथ। जैसे ही नेहा पार्टी हॉल में आई, उसकी नज़र सियान के पास खड़ी रोमा पर गई। वो रोमा को सियान के साथ देखकर मुस्कुरा दी। तो वहीं रुचिका भी रॉकी के साथ आ गई। वो रोमा को देख के खुश होते हुए रॉकी का हाथ छोड़कर आगे बढ़ गई और उसे देखकर रुचिका तेजी से बोली, रोमा। रोमा भी उसकी आवाज़ सुनकर सियान के पास से निकलकर रुचिका के पास आ गई। दोनों इतने दिन बाद मिली, इसीलिए तुरंत गले से लग गई। वहीं सामने खड़ा सियान और रॉकी अपनी हाथों की मुट्ठी कस ली, क्योंकि दोनों को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी पत्नी इस तरह से उनका हाथ छोड़ देगी, वो भी यहाँ पार्टी में लाकर। वही पार्टी में लगभग सभी मौजूद थे। सभी दोस्त तो कुछ बिजनेस दोस्त तो कुछ दुश्मन भी थे। स्टेज पर इस वक्त रॉकी रुचिका का हाथ पकड़े खड़ा था। वहीं अभी तक तो कोई जानता भी नहीं था आखिर दोनों का रिश्ता क्या है। ऋषभ के पास नेहा खड़ी थी। माहिर और कोयल जो एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे थे। पार्टी में नितिन और जीहू भी इनवाइट थे। दोनों साथ में आए थे। जीहू रुचिका को रॉकी के साथ देखकर एक बार नितिन की तरफ देखी, फिर मुस्कुरा दी, क्योंकि अब नितिन उसका था। उसे रुचिका से कोई शिकायत नहीं थी। वो रुचिका को हाय बोली। रुचिका उसको देखकर खुश हो गई, क्योंकि जीहू बहुत दिन बाद उसे दिखी थी। वो भी नितिन के साथ खुश लग रहे थे दोनों। यही रुचिका के लिए काफ़ी था। हिमांशु जो रुचिका के सामने ही खड़ा था, लेकिन स्टेज से नीचे था, वो एकटक रुचिका को ही देख रहा था। उसको रुचिका को इस तरह से देखकर एक सुकून मिल रहा था। वो रुचिका को पाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो रॉकी की थी। वो तो बस बड़ी शिद्दत से उसे प्यार करना चाहता था। उसके लिए उसकी एक झलक ही काफ़ी थी। कुछ देर बाद रुचिका की नज़र हिमांशु पर पड़ी। वो तुरंत रॉकी से कहकर उसे स्टेज पर बुलाई। हिमांशु भी आकर रुचिका की साइड में खड़ा हो गया। तभी रॉकी माइक में बोला, हेलो एवरीवन, ये पार्टी एक खास मकसद से दी गई है। इस पार्टी की वजह है मेरी बहन। सभी एक दूसरे को देखकर बातें बनाने लगे। बहन? लेकिन कब? रॉकी ने कभी बताया नहीं। द ग्रेट बिजनेसमैन रॉकी शर्मा की सिस्टर भी है। तभी रॉकी बोला, मुझे पता है आपके मन में हजारों सवाल होंगे। थोड़ा मुस्कुराकर बोला, होना भी चाहिए, इसीलिए मैंने ये पार्टी दी है। मेरी प्यारी बहन नेहा, जो बचपन से मुझसे बिछड़ गई थी, वो मुझे अब मिली है, इसीलिए मैंने ये पार्टी दी है। नेहा मुस्कुराकर रॉकी के पास आ गई। रॉकी तुरंत
उसका हाथ पकड़कर बोला, और मेरा दूसरा ये कारण है कि मैंने अपनी बहन की एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। अब नेहा शौक होकर रॉकी को देखने लगी। तभी रॉकी बोला, मैंने जिससे अपनी बहन का एंगेजमेंट फिक्स किया है वो और कोई नहीं, मेरा असिस्टेंट ऋषभ है। नेहा के चेहरे पर स्माइल आ गई ऋषभ का नाम सुनकर। तो वहीं ऋषभ भी खुशी से माहिर को गले से लगा लिया। कोयल भी मुस्कुरा दी। रुचिका और हिमांशु भी बहुत खुश थे। रॉकी किसी को इशारा किया तो वहाँ पर कुछ सर्वेंट रिंग लेकर आ गए। नेहा और ऋषभ दोनों आमने सामने थे। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। सभी तालियों से दोनों को आशीर्वाद दिए। वहीं रोमा और सियान भी खड़े थे। रोमा बहुत खुश थी क्योंकि उसका दोस्त आज नेहा के साथ था जिसे वो बहुत प्यार करता था। रोमा दूर से हाथ दिखाकर ऋषभ को बधाई दी तो वहीं ऋषभ मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा। वहीं सियान उन दोनों को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था क्योंकि रोमा उसकी थी लेकिन वो ऋषभ के साथ फ्रैंक थी। सियान रोमा का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया क्योंकि उसे डर था कहीं उसकी वाइफ को उससे कोई दूर ना ले जाए। रोमा उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा दी। रिंग पहनाने के बाद कपल डांस के लिए सभी कपल्स तैयार थे। तभी बाहर से किसी की आवाज़ आई, रॉकी हमारे बिना ही पार्टी शुरू कर दी। वहीं सामने आर्यन और मिशा को देखकर रॉकी मुस्कुरा दिया तो वहीं मिशा को देखकर रुचिका असहज हो गई। आर्यन रॉकी के पास आया तभी उसकी नज़र रुचिका पर गई। वो उसे एकटक देखने लगा। रॉकी उसे घूरता देख उसके कान में बोला, मेरी बीवी को ताड़ना बंद करो आर्यन। आर्यन उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, भाभी जी नमस्ते। रुचिका भी जवाब में नमस्ते बोली। वहीं हिमांशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके सिवाय रुचिका को देखे। रॉकी को इसीलिए वो कुछ नहीं कहता था क्योंकि रुचिका रॉकी से प्यार करती थी। आर्यन स्टेज पर नेहा और ऋषभ को बधाई दिया तो वहीं रॉकी मिशा को कहा कि आर्यन को अपना बीएफ बनाने के लिए। मिशा चिढ़ गई। अभी मिशा को पता नहीं था कि रुचिका उसकी वाइफ है। वो तो आज भी इस आस में थी कि रॉकी उसे कभी पसंद करेगा। निशा का नाम जैसे ही डांस के लिए अनाउंस हुआ तो तुरंत रॉकी का हाथ पकड़े डांस करने के लिए लेकर आ गई। रॉकी उसे मना भी किया लेकिन मिशा कहाँ मानने वाली थी। रुचिका रॉकी और मिशा को एकटक देखती रह गई। हिमांशु उसे उदास देखकर उसके पास ही खड़ा रहा। ऋषभ के हाथ में नेहा का हाथ था। माहिर और कोयल को लेकर खड़ी थी। तो वहीं एक लड़की आर्यन के पास आई लेकिन आर्यन उसे दूर से ही रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी बीमारी बढ़ जाए। उसे पता नहीं क्यों सिर्फ मिशा के पास रहने से ऐसा कुछ नहीं होता था। उसे उसके पास ऐसा लगता था जैसे उसकी तलाश पूरी हो गई हो। मिशा के पास उसे ऐसा एहसास होता था जैसे वो वही है जिसे वो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। तब तक सॉन्ग बजने लगा। रॉकी मिशा के साथ डांस करने लगा। इस सॉन्ग के ज़रिए मिशा को लग रहा था रॉकी को अपनी फीलिंग बता रही हो, लेकिन रॉकी डांस तो उसके साथ कर रहा था लेकिन एकटक रुचिका को निहार रहा था जो कुछ दूर खड़ी डांस कर रही थी और उसे ही देख रही थी। माहिर और कोयल दोनों साथ में डांस कर रहे थे, बिल्कुल हाथ में हाथ डालकर। तो वहीं नेहा और ऋषभ भी एक दूसरे को मुस्कुराते हुए डांस कर रहे थे। वहीं साइड में नितिन और जीहू भी एक साथ में डांस कर रहे थे। वहीं रोमा और सियान भी धीरे धीरे डांस करने लगे थे क्योंकि सियान जानता था रोमा प्रेग्नेंट है। वो उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखने लगा था। वहीं आर्यन भी स्टेज से उतरकर नीचे हॉल में सोफे पर बैठकर मिशा को घूर रहा था लेकिन मिशा रॉकी में गुम थी। रुचिका को चुपचाप देखकर हिमांशु उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर डांस के लिए पूछा। रुचिका भी रॉकी को देखते हुए हिमांशु के साथ धीरे धीरे डांस करने लगी थी। वहीं रॉकी उसे हिमांशु के साथ देखकर उसके हाथ की मुट्ठी कस ली जिससे मिशा की कमर पर उसकी पकड़ तेज हो गई थी। मिशा उसे छोड़ने को बोलने लगी लेकिन रॉकी गुस्से में और तेज अपना हाथ कसने लगा था। रुचिका हिमांशु के साथ कंफर्टेबल थी क्योंकि वो उसका बॉस के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी था। पार्टी में मिशा रॉकी के साथ डांस कर रही थी तो वहीं रुचिका का हिमांशु के साथ कंफर्टेबल होना
रॉकी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका तो मन हो रहा था वो अभी हिमांशु के हाथ दूर करके अपनी रुचिका को उसके पास से ले आए और खुद में संभाले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। वो अब रुचिका को देखकर शांत था। जब मिशा को रॉकी के हाथों की जकड़न बर्दाश्त नहीं हुई तो वो तेजी से रॉकी के हाथों को अपने कमर से हटाई और बोली, रॉकी तुम्हारा ध्यान कहाँ है? रॉकी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मिशा गुस्से में जब रॉकी के चेहरे को देखी तो रुचिका को उसको देखता देख पाया। उसको बहुत गुस्सा आने लगा था। वो तेजी से स्टेज से उतरकर नीचे आई और जाकर वाइन काउंटर पर खड़ी हो गई। वो रॉकी को देखते हुए ड्रिंक पी रही थी। उसे रुचिका से जलन हो रही थी क्योंकि रुचिका उसकी नज़र में रॉकी की सिर्फ एक मन बहलाने वाली औरत थी जो जीनियस के घर से आई थी। उसे नहीं पता था कि रुचिका रॉकी की वाइफ है जिसे वो बड़ी शिद्दत से और जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, और उसके प्यार की ही निशानी उसका बेबी था जो रुचिका प्रेग्नेंट थी। रुचिका थोड़ी देर बाद जब थक गई तो हिमांशु से बोलकर स्टेज से नीचे जाने लगी। तभी उसको थका हुआ देखकर रॉकी उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे लोग दोनों को देखकर बातें बनाने लग गए थे। रॉकी को गुस्सा बहुत आया लेकिन वो मजबूर था। वो खुद की बीवी को बचाने के लिए किसी से नहीं कहा कि वो उसकी वाइफ है। वो किसी को भी बिना जवाब दिए रुचिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर स्टेज से नीचे लेकर आ गया। रुचिका को चुप देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो रुचिका का हाथ पकड़े उसे लेकर अपने साइड के रूम में चला गया। वहीं लगभग पार्टी खत्म हो गई थी। सभी गेस्ट अपने अपने घर जाने लगे थे। माहिर कोयल भी अपने रूम में चले गए थे। नेहा और ऋषभ भी हाथ पकड़े छत पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े चांद को देख रहे थे। तो वहीं मिशा ने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर लिया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ सोचकर बोली, नहीं रॉकी, इस बार नहीं, मैं तुमको इस बार पाकर ही वापस जाऊंगी। वो एक वेटर से कुछ इशारा की और उसे एक गिलास ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए कहा। वेटर छुपाकर गिलास में ड्रग्स मिला दिया और वो गिलास मिशा के बताए गए लड़के को देने चला गया, क्योंकि मिशा का प्लान था कि आज की रात वो रॉकी को ड्रिंक के नशे में अपना बना लेगी, तो फिर रॉकी हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। इधर आर्यन आज यहीं रुकने वाला था, इसीलिए अपना रूम पहले से ही बुक कर लिया था। वो पार्टी से काफ़ी थक गया था, इसीलिए वो अपने रूम में आराम करने का सोचा। वो उठकर जाने लगा, तभी वेटर ड्रिंक का गिलास उसे दे दिया। आर्यन रूम में जाने से पहले वो ड्रिंक पी लिया और फिर अपने रूम में जाने लगा। वहीं वेटर भी उसके पीछे जाकर देखा आर्यन कौन से रूम में जा रहा है, फिर वापस आ गया। मिशा आकर उस वेटर से पूछे तो आर्यन का रूम बता दिया। मिशा बिना देर किए आर्यन के रूम में चली गई। मिशा को पता नहीं था कि ड्रिंक आर्यन ने पिया है, क्योंकि वो वेटर से अनजाने में आर्यन का ही लुक बताई थी। रॉकी तो वहाँ था भी नहीं। जिस हिसाब से मिशा ने उस वेटर को बताया था, उस हिसाब से आर्यन ही था उस वेटर की नज़र में। मिशा वहाँ से बिना देर किए आर्यन के रूम में पहुँची। जब वो पहुँची तो दरवाज़ा हल्का लगा था। वो धीरे से दरवाज़ा धक्का देकर अंदर गई और बेड पर देखी तो बेड खाली था। बाथरूम में पानी की आवाज़ से समझ गई रॉकी बाथरूम में होगा। मिशा को भी नशा चढ़ने लगा था। अब वो भी अपने आपे में नहीं थी। वो सीधे बाथरूम में घुस गई और पीछे से ही शर्टलेस खड़े आर्यन की पीठ पर कस के चिपक गई। आर्यन अचानक उसकी छुए से घबरा गया, लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ वो मिशा है तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। आर्यन को भी ड्रग्स का नशा होने लगा था। उसका शरीर जलने लगा था, इसीलिए वो बाथरूम में ठंडे पानी का शावर ले रहा था। मिशा आर्यन की पीठ से लगी, उसका हाथ आर्यन के पेट को घूर रहा था। आर्यन मुस्कुराकर मिशा को पलटकर उसके अपनी गोद में उठा लिया। मिशा उसके सीने से जाकर लगी, उसके खुले सीने को अपनी उंगलियों से उसे छेड़ने लगी, जिससे आर्यन को और ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। एक तो ड्रग्स का और दूसरा मिशा की छुअन। आर्यन कभी कोई लड़की को अपने इतना करीब नहीं आने दिया। कॉलेज में एक दो लड़कियां उसकी दोस्त थी
जिससे आर्यन को प्रॉब्लम हुई थी, इसीलिए वो लड़कियों से दूर से ही बात करने लगा था। वो मिशा को अपनी गोद में लेकर बेड पर लेटा दिया। उसके लेटाने के बाद वो उठने लगा तो मिशा खींचकर उसे अपने ऊपर कर ली। अब आर्यन खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो तुरंत मिशा के कांपते होठों पर अपने होठ रख दिया और उसे बहुत रूडली किस करने लगा। मिशा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। आज वो पूरी तरह से उसे अपना बना लेना चाहती थी। कुछ देर किस करने के बाद आर्यन मिशा के टॉप निकालकर उसके शरीर से अलग कर दिया और उसकी गर्दन में किस करने लगा। मिशा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। आर्यन उसके पूरे शरीर को किस करने के बाद उसके जीन्स को निकाल दिया और खुद भी मिशा भी आर्यन को कस के अपने ऊपर पकड़ी थी। आर्यन आगे बढ़ने से पहले मिशा की आंखों में देखकर इजाज़त लिया। मिशा नशे में उसे तुरंत किस करने लगी और बोली, आई लव यू रॉकी। आर्यन जैसे ही सुना वो तुरंत बोला, मिशा रॉकी नहीं, मैं हूँ मिशा। मिशा नशे में थी। वो आर्यन को पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगी। आर्यन की आवाज़ उसके गले में ही दब चुकी थी। वो चुप हो गया। ड्रग्स भी उस पर भी हावी हो गया था। वो भी मिशा के प्यार में शामिल हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। दोनों ही प्यार के आगोश में खो गए। पूरी रूम में दोनों के प्यार की गर्मी थी। दोनों की आहें और दोनों का प्यार पूरी रात चलता रहा। जाने कब दोनों प्यार करने के बाद सो गए, पता ही नहीं चला। आर्यन भी मिशा की बाहों में सो गया था और मिशा भी। दोनों ही नशे में चूर थे। सुबह पता चलेगा जब मिशा को पता होगा कि वो पूरी रात आर्यन की बाहों में थी। इधर वही हाल रॉकी के रूम में भी था। वो दोनों भी अपने प्यार में डूबे सोए थे। बस फर्क ये था कि वो दोनों नशे में नहीं थे। रॉकी रुचिका के पेट पर किस करके बोला, जान, मुझे इंतज़ार नहीं होता जब हमारा बेबी हमारी गोद में होगा, कैसा लगेगा। रुचिका आज पहली बार रॉकी की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, बहुत अच्छा लगेगा जब मेरा बेबी आपकी तरह होगा। रॉकी बोला, नहीं जान, मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी तरह हो। रुचिका बोली, अच्छा ठीक है, कैसा भी हो वो हमारा बेबी होगा, हम दोनों का। रॉकी भी मुस्कुराकर उसके माथे पर चूम लिया और बोला, अब सो जाओ जान, बहुत थक गई होगी ना। रुचिका भी रॉकी की बात सुनकर उसकी सीने से लग गई और सो गई। रॉकी भी उसको अपने सीने में छुपाकर सो गया था। दूसरी तरफ जब मिशा की आंख खुली तो खुद को आर्यन के साथ देखकर चौंक गई और खुद से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो कल पूरी रात रॉकी के साथ थी। फिर जब उसने सब कुछ याद करने की कोशिश की तो उसे सब कुछ याद आ गया और अब मिशा को समझ नहीं आ रहा था कि जाने अनजाने में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और साथ ही साथ उसे आर्यन पर गुस्सा भी आ रहा था कि आर्यन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मैं तो नशे में थी पर वो नशे में नहीं था। वो बहुत गुस्से में आर्यन को देख रही थी। जब आर्यन की नींद खुली तो उसने देखा मिशा उसे ही देख रही है। आर्यन मिशा को देखकर समझ गया था कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। आर्यन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिशा, इससे पहले कि तुम कुछ कहो मुझे तुम्हें कुछ कहना है। बट मिशा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुम जैसे घटिया आदमी से कोई बात नहीं करनी। तो आर्यन ने भी कहा कि एक बार प्लीज़ मेरी बात सुन लो। फिर आर्यन मिशा को सीसीटीवी दिखाता है जिसमें मिशा आर्यन के साथ ज़बरदस्ती कर रही थी। मिशा ये सब देखकर बिल्कुल टूट चुकी थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर दिया है। मिशा रोते हुए बोल रही थी, अब मैं मॉम डैड को क्या बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है और कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। मुझे माफ़ कर दो आर्यन, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं रॉकी से प्यार करती हूँ। मुझे लगा था मैं रॉकी को पालूंगी पर मैं गलत थी। तभी आर्यन ने कहा, मिशा, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ एक बात मेरी बात सुन लो। वो बस रोए जा रही थी। तभी आर्यन ने कहा कि रॉकी की शादी हो चुकी है और रुचिका उसकी वाइफ है। आर्यन की बात सुनकर मिशा चौंक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना। तभी आर्यन मिशा को प्यार से बेड पर बैठाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ये सब जानने के बाद मिशा रोते हुए बोली, मैं सब कुछ गलत कर रही थी। मैंने एक बार भी रॉकी से नहीं पूछा कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। मिशा आर्यन को घूरकर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले।
तभी आर्यन ने बिना कुछ सोचे अपनी बीमारी के बारे में बताया और कहा कि मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरे साथ रह सकती है, जो सिर्फ मेरे लिए बनी हो, और वो लड़की और कोई नहीं मिशा तुम हो। ऐसा कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। तो मिशा ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, पर हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। तो आर्यन ने कहा मुझे मंजूर है। आर्यन मिशा को कहता है हम ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद शादी कर लेंगे, और वो दोनों सुबह सुबह ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाते हैं। उधर जब सुबह रॉकी की आंख खुलती है तो रुचिका उसके पास नहीं थी। उसे लगा रुचिका शायद बाथरूम में होगी। उसने इंतज़ार किया, पर रुचिका काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी बाहर नहीं आई। अब रॉकी को रुचिका की चिंता हो रही थी, इसीलिए उसने बाथरूम में जाकर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। रॉकी ने सोचा हो सकता है रुचिका नीचे चली गई हो। रॉकी ने नीचे जाकर देखा तो नीचे ना ही रुचिका थी, ना ही नेहा थी, और ना ही कोयल थी। वो ये सब देखकर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो तीनों कहाँ है। जब वो हॉल में चिल्ला रहा था तभी ऋषभ और माहिर भी उसकी आवाज़ सुनकर उसके पास आ गए। तीनों दोस्त मिलकर अपनी अपनी वाइफ को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें वो तीनों कहीं नहीं मिल रही थी। अब उन्हें पता था कि वो कहाँ है। रॉकी ने रियांस के ठिकाने का पता लगा लिया था और वो वहां पहुंच गया था। रियांस ने रुचिका, नेहा और कोयल को बंधक बना रखा था। रॉकी ने ऋषभ और माहिर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रॉकी ने रियांस को फ़ोन किया और कहा, रियांस तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। रियांस ने हंसकर कहा, रॉकी तुम मुझे सज़ा नहीं दे सकते, मैं तुमसे बहुत आगे हूँ। रॉकी ने कहा, देखेंगे कौन आगे है, तुम्हारी सज़ा तैयार है। रॉकी और उसके साथी रियांस के ठिकाने पर पहुंच गए। उन्होंने रियांस के आदमियों को हराया और रुचिका, नेहा और कोयल को बचा लिया। रियांस को रॉकी ने पकड़ लिया और कहा, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तुमने कहा तुमने वो भी नहीं किया जो तुम्हारे बाप ने किया था, इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। रियांस ने माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन रॉकी ने उसे माफ़ नहीं किया। रॉकी ने रियांस को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा, अब तुम्हें कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी। रुचिका, नेहा और कोयल ने रॉकी वो सब एक दूसरे के गले लग गई और कहा, रुचिका ने रोते हुए रॉकी के गले लगी और कहा, अगर आप नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तो रॉकी ने कहा, कैसे नहीं आता, अपनी जान को बचाने। रॉकी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी जान बचाना मेरा कर्तव्य था, मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं आने दूंगा। इस तरह रॉकी और उसके साथियों ने रियांस को सज़ा दिलाई और रुचिका, नेहा और कोयल को बचा लिया। कुछ साल बाद रॉकी और उसके दोस्तों ने रियांस को सज़ा दिलाने के बाद अपने जीवन में खुश थे। ऋषभ और नेहा की शादी हो चुकी थी और वो दोनों अपने दो प्यारे बच्चों के साथ बहुत खुश थे। उनके बड़े बेटे का नाम आरव था और छोटी बेटी का नाम आरोही था। वो दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे और अपने जीवन में आगे आने वाली खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे। माहिर और कोयल के लिए भी खुशियों का समय था। वो दोनों अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे और बहुत खुश थे। उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था और वो दोनों अब बहुत खुश थे। रॉकी और रुचिका भी अपने दोनों प्यारे बच्चों के साथ बहुत खुश थे। उनके बड़े बेटे का नाम रोहन और छोटी बेटी का नाम रिया था। वो दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे और जब रॉकी और रुचिका भी एक दूसरे से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे और अब उनका परिवार पूरा हो चुका था। सभी दोस्त एक साथ मिलकर अपने बच्चों के साथ खुशियों का जश्न मना रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दिन सभी दोस्त एक साथ मिलकर एक पिकनिक पर गए। वहाँ वो अपने बच्चों के साथ खुशियों का जश्न मना रहे थे। ऋषभ और नेहा के बच्चे, आरव और आरोही, रॉकी और रुचिका के बच्चों और रिया के साथ खेल रहे थे। माहिर और कोयल अपने नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे थे। वहाँ वो सभी एक साथ मिलकर अपने जीवन में खुशी का आगमन देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अपने जीवन में खुशियों का आगमन देख रहे थे। इस तरह रॉकी और उनके दोस्तों ने रियांस को सज़ा दिलाने के बाद अपने जीवन में खुशियों का आगमन देखा और वो सभी बहुत खुश थे। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।